हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में प्री मानसूनल रेन कैसे होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा कैसे होती है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है भारत में मानसूनी वर्षा। मानसूनी हवाओं के द्वारा भारत में वर्षा किस प्रकार से होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से भारत में उसका आगमन होता है, इस पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं पीछे की क्लासेस में, आप उसे देख लीजिए। मानसून की वर्षा पे बात करेंगे तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में मानसूनी वर्षा कब होती है, तो हमने आपको बताया था कि भारत में मई के अंतिम सप्ताह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्षा शुरू हो जाती है। ये हमारा स्टेट है, वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो वर्षा है वो मई के लास्ट वीक में यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा कब होती है? ये यहाँ पर होती है आपके मई के अंतिम सप्ताह में। अंतिम सप्ताह, पिछली क्लास में इसको हमने बखूबी समझा था। बाकी भारत की मुख्य भूमि पर आपने देखा था कि 1 जून केरल, यहाँ पे है आपका केरल में 1 जून को मानसूनी हवाएं आकर के टकराती हैं। मानसून का प्रस्फोट होता है फर्स्ट वीक में, 1 से लेकर 5 या 6-7 जून तक यहाँ से, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में मानसून जो है मिड जुलाई तक पहुँच जाता है। जो वर्षा ऋतु है वो मुख्य रूप से भारत में मानी जाती है मिड जून से लेकर के मिड सितंबर तक, यानी मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक। तो वर्षा ऋतु, सबसे पहले इसको हम जान लें। वर्षा ऋतु तो मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक, सितंबर। और ये ग्रीष्मकालीन मानसून इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून, यानी गर्मी के महीने में जो मानसून आता है, गर्मी के समय में, वो मध्य जून से मध्य सितंबर में वर्षा ऋतु होती है। अब इसमें जो मानसूनी हवाएं हैं वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून इसे कहा जाता है। हवाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। एक जो शाखा जो अरब सागर से होकर के चलती है उसे अरब सागर शाखा कहा जाता है, और एक जो बंगाल की खाड़ी में होकर के चलती है उसे बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है। ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में होकर के जो हवाएं भारत में आती हैं उस मानसूनी हवाओं को बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है, और जो अरब सागर में होकर के आती हैं उसे अरब सागर शाखा कहा जाता है। अरब सागर। तो मानसून 2 शाखाओं में बटा होता है। मानसून जो हमारा मानसून है वो 2 शाखाओं में बांटा गया। एक तो आपका हो गया अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा, जो अरब सागर के ऊपर हवाएं चल रही हैं भारत में जाएंगी उसे अरब सागर शाखा कहेंगे, और जो बंगाल की खाड़ी पर होकर के जाएंगी उसे बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाएगा। तो दूसरा हो गया आपका बंगाल की खाड़ी शाखा। जो अरब सागर की शाखा है इसको भी 3 उप शाखाओं में बांटा गया है। ये भी 3 उप शाखाओं में बांट करके हम अध्ययन करेंगे। अरब की सागर की शाखा को, पहली इसकी उप शाखा है उसको कहते हैं पश्चिमी घाट उप शाखा। पश्चिमी घाट उप शाखा। और दूसरा है तापी एवं नर्मदा। 2 नदियां हैं आपकी यहाँ पर, तापी और नर्मदा। तापी और नर्मदा उप शाखा। और तीसरी जो शाखा है उसको नाम दिया जाता है गुजरात मैदान की उप शाखा। गुजरात मैदान उप शाखा। तो 3 उप शाखाओं में अरब सागर की शाखा को बांटा गया है, यानी कि जो अरब सागर से हवाएं चल रही हैं वो यहाँ पे एक आपको पता है कि यहाँ पे
पर्वत है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ये पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो जो हवाएं पश्चिमी घाट में टकराती हैं, वर्षा करती हैं, उसको पश्चिमी घाट उपशाखा कहा जाता है। इसके बाद में आपकी दो नदियां इस तरीके से आप देखते हैं, एक है तापी नदी, एक है नर्मदा नदी। और आपको पता है यहाँ पर विंध्य रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, फिर इधर महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में यहाँ नर्मदा और फिर उसके बाद एक तापी नदी है। तो कुछ हवा, ये जो अरब सागर की शाखा है उसकी जो हवाएं इस तापी और नर्मदा की घाटी में होकर के आगे जाके वर्षा करती हैं, उसको तापी और नर्मदा की उपशाखा कहते हैं। इसके बाद में कुछ हवाएं जो हैं यहाँ गुजरात के मैदान में जा कर के वर्षा करती हैं, आगे जाती हैं, उसको गुजरात मैदान की उपशाखा कहा जाता है। तो 3 शाखाओं में इसको भी बांट लिया गया है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसको कहते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश उपशाखा, यानी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी तटीय प्रदेश उपशाखा और दूसरी जो है उसको कहते हैं पूर्वोत्तर की उपशाखा। पूर्वोत्तर की उपशाखा, पूर्वोत्तर की उपशाखा। इनको भी ज़रा मैप पे समझ लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे आपका जो है पूर्वी घाट पर्वत है। तो जो पूर्वी घाट से टकराती हैं हवाएं, यानी पूर्वी तट के जो साथ साथ में पूर्वी घाट पर्वत है, उससे जो हवाएं टकराती हैं उसको कहा जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश उपशाखा। और एक है पूर्वोत्तर की उपशाखा, जो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ जाती है और वहाँ वर्षा करती है। तो एक तो इधर आई और एक यहाँ गई पूर्वोत्तर में, तो दूसरी हो गई पूर्वोत्तर की उपशाखा। तो मानसून की 2 शाखाएं हैं। भारत में मानसून की कितनी शाखाओं के द्वारा वर्षा की जा रही है? तो भारत में मानसून की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांच हो जाती हैं। दोनों के हमने विभाजन किए हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। अरब सागर के को 3 भागों में बांटा है और पूर्वी तटीय प्रदेश और पूर्वोत्तर की उपशाखा, ये 2 हमने बंगाल की खाड़ी के अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। अब आइए सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा पर बात करते हैं। अभी आप जब आगे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हैं, यही सबसे ज़्यादा इंडिया के क्षेत्रफल पर वर्षा करती है। ज़्यादा मात्रा में वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें कि भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकांश प्रतिशत बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। और अरब सागर की शाखा के द्वारा अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो इतना आपने नोट कर लिया। आइए अब हम सबसे पहले अरब सागर शाखा की क्रियाविधि को समझते हैं कि किस प्रकार से ये वर्षा करता है। तो अरब सागर की जो शाखा है वो नमी प्राप्त करती है अरब सागर से। अरब सागर के पानी से ये नमी को प्राप्त करती है। देखिए, ये जो नमी प्राप्त करती है, जलवाष्प प्राप्त करती है, इसी के द्वारा जो है मानसून को एनर्जी मिलती है। इसीलिए मानसून क्या है? मानसून एक एनर्जी है, वो लेटेंट हीट को लेकर चलती है, यानी कि जल की गुप्त ऊष्मा को लेकर के चलती है, जो वाष्पित वाष्प के रूप में उसके अंदर निहित रहती है। तो अरब सागर से नमी को धारण करके ये हवाएं आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी शाखा है वो है पश्चिमी घाट उपशाखा। उपशाखा ये कौन सी है? अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा की पहली जो ब्रांच है, उप ब्रांच, वो है पश्चिमी घाट उपशाखा। तो इस पे आप क्या लिखेंगे? देखिए, पश्चिमी घाट उपशाखा जो है वो भारत के पश्चिमी तट के सहारे जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है? ये है पश्चिमी वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे जो पश्चिमी घाट पर्वत है उससे टकरा करके उसके पश्चिमी ढाल पर वर्षा करती है। पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि पश्चिमी घाट की उपशाखा
पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, ये पश्चिमी ढाल हो गया, इधर पूर्वी ढाल हुआ, तो पश्चिमी ढाल से टकरा करके हवाएं ऊपर उठती हैं और पश्चिमी ढाल पर सर्वाधिक वर्षा करती हैं। देखिए यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये कौन कौन सी पहाड़ियों से टकराता है, तो देखिए यहाँ पे है महेंद्रगिरी, फिर दोद्दा बेटा और जो है अनाईमुडी, और आगे जाएंगे तो आपके कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कलसूबाई, इस तरीके से मिलती चली जाएंगी। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए पश्चिमी घाट में अगर हम दक्षिण तरफ से शुरू करेंगे तो महेंद्रगिरी है, अनाईमुडी है, दोद्दा बेटा है, कुद्रेमुख है, महाबलेश्वर है, कलसूबाई है। तो ये सभी चोटियाँ हैं। ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कलसूबाई। तो ये सभी चोटियाँ दक्षिण से जब हम जैसे जैसे उत्तर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि दोद्दा बेटा के बाद में चोटियों की ऊंचाई जो है वो निरंतर कम होती चली जाती है, यानी इधर ज़्यादा ऊंचा है दोद्दा बेटा के पास में, और अनाईमुडी ये सब बहुत ऊंची चोटियां हैं। लेकिन इधर जैसे जैसे कुद्रेमुख, महाबलेश्वर और कलसूबाई की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे इधर की तरफ चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है। तो जैसे जैसे चोटियों की ऊंचाई भी कम होती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी, क्योंकि उतना ज़्यादा हवा ऊपर नहीं जाएंगी तो कंडेंसेशन कम होगा। तो पश्चिमी घाट की उप शाखा जो है वो इन विभिन्न चोटियों से टकरा करके आपको कुछ उदाहरण दे देंगे। महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कलसूबाई जैसी चोटियों से टकरा करके या पश्चिमी घाट की विभिन्न चोटियों से टकरा करके वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा करती हैं। कैसे, देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये समुद्र है, ये वेस्टर्न घाट है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट पर्वत, ये पश्चिमी ढाल है। तो यहाँ से हवाएं जाती हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो सबसे ज़्यादा बादल बनते हैं और वर्षा यहीं होती है पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी ढाल पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर सबसे जो वर्षा की तीव्रता है वो पूर्वी ढाल पर यहाँ वर्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जब हवाएं इसको पार करके इस तरफ आएंगी तो यहाँ न्यून वर्षा होगी, न्यून वर्षा, और यहाँ होगी अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। और अधिक वर्षा में भी अगर बात की जाए तो जो ढाल है, जो पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल है, उस ढाल पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो पूर्वी ढाल है पूरब की तरफ उधर कम वर्षा होती है। कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये हवाएं पश्चिमी ढाल की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, और जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो इनमें होता है संघनन। संघनन से बनते हैं बादल, और सारी नमी इसी पश्चिमी ढाल पे बरस जाती है। उसके बाद जब इस पर्वत को पार करके हवाएं दूसरी तरफ पहुंचती हैं तो उनके पास नमी ज़्यादा मात्रा में नहीं रह जाती है, इसलिए ये बहुत कम वर्षा करती हैं, और ऊंचे जाने के बजाय ये हवाएं आगे नीचे उतरने लगती हैं, और जब नीचे उतरेंगी तो संघनन की मात्रा में कमी आती है, इस वजह से भी वर्षा नहीं होती है। तो यही कारण है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसके पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि इधर से ही हवाएं जाती हैं पश्चिम तरफ से, और इधर ही वर्षा हो जाती है। यहाँ बहुत वर्षा हो जाती है इन क्षेत्रों में, और पर्वत पार करके न्यून वर्षा होती है, तो इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। ये सेमी एरिड होता है, सेमी एरिड होता है, यानी कि बिल्कुल वर्षा शून्य नहीं है, लेकिन यहाँ कम वर्षा होती है। तो पश्चिमी, ये सारे पॉइंट आप लिखते जाइएगा, तो पश्चिमी ढाल की तरफ कितनी वर्षा होती है? पश्चिमी ढाल की तरफ जो है वो 300 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ होती है 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसके बाद में
250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और यहाँ मुंबई तक 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में थोड़ा कमी भी आ रही है। हालांकि 200 सेंटीमीटर वर्षा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 300 थी, यहाँ 200 हो गई। तो ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट के जो पर्वत हैं इसकी ऊंचाई उत्तर तरफ जितना बढ़ रहा है उतनी कम होती जा रही है। तो ऊंचाई कम होती जाएगी तो हवाएं कम ऊंचाई तक जाएंगी, तो कंडेंसेशन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। और पर्वत के उस पार यानी कि अधिक वर्षा तो हो गई पश्चिमी तरफ, और जब पूर्व तरफ जाएंगे तो इधर बहुत कम वर्षा होती है, सेमी एरिड एरिया बनता है, और इधर इतनी ज़्यादा मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है। फिर भी इधर कुछ न कुछ वर्षा होती है, कुछ न कुछ वर्षा होती है। वह कैसे होती है उसको भी ज़रा समझें। देखिए, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत में लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ गैप हैं, कुछ रास्ते हैं, यानी पर्वत लगातार नहीं है, कुछ इसमें गैप हैं। ये आप देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए गैप हैं, हमने गैप इधर बनाए भी हैं। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत में ये गैप कैसे बने हैं? पहले यहाँ कभी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की तरफ बहा करती थी। यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे नदियाँ पहले पश्चिम की तरफ बहा करती थी, तो उसने पर्वत को काट करके अपने लिए रास्ते बनाए थे। लेकिन बाद में जब कुछ एक्टिविटी हुई जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं किस प्रकार से ये भाग इधर की तरफ झुक गया, तो इसमें नदियों की दिशा जो है वो पूरब की तरफ हो गई। इसीलिए आप देखते हैं ज़्यादातर नदियाँ सब पूरब की तरफ जाती हैं। लेकिन ये गैप हैं, अब भी ये पर्वतों में रास्ते हैं जो नदियों के द्वारा बनाए गए थे, इनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो गैप हैं वो कौन से हैं? ये है थाल घाट, ये है भोर घाट, पाल घाट, सिंगोट्टा गैप। तो यहाँ पे कुछ घाट हैं, घाट हैं, कौन कौन से हैं? जैसे थाल, भोर, पाल और सेनकोट्टा, सेनकोट्टा गैप। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप। तो आप लिखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ गैप हैं जिनको थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट की उपशाखा है ये इन घाट से हो करके पर्वत के दूसरी तरफ यानी पूर्वी तरफ पहुंच जाती है। लेकिन अब उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं वर्षा करेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा मात्रा में हवा भी नहीं जा पाती है और इसको आगे उतना ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर कुछ हवाएं पहुंच जाती हैं जो थोड़ी बहुत वर्षा करती हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखेंगे कि पश्चिमी घाट के जो गैप हैं जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिंगोट्टा गैप वगैरह, इनसे होकर के पश्चिमी घाट उपशाखा से हवाएं जो हैं वो पर्वत को पार करके पूर्वी तरफ पहुंच जाती हैं और पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। इस प्रकार पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है उस तरफ एक सेमी एरिड एरिया बनता है, यानी कि बिल्कुल सूखा एरिया नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि राजस्थान की तरह है, लेकिन वर्षा कम होती है, सेमी एरिड एरिया होती है। और यहाँ कितनी वर्षा होती है? यहाँ होती है, ये पश्चिम तरफ हो गया और ये पूरब तरफ हो गया पूर्वी ढाल, और ये पश्चिमी ढाल है। तो इधर तो आपने देखा कि 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। उस तरफ कितनी होगी? उस तरफ जो है 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एनुअल। तो इसको कहते हैं सेमी एरिड एरिया। इसमें आम है, इलायची है, काजू है, ये सब पैदा होते हैं। तो ये लिखिए इधर, पूर्वी ढाल के क्षेत्रों में आम, इलायची, काजू इत्यादि फलों की और मसालों की खेती होती है। तो ये तो हो गई पश्चिमी घाट की उपशाखा की बात। अब इसी में कुछ हवाएं जो हैं, अब आ जाते हैं नर्मदा तापी उपशाखा। अगली हेडिंग हमारी क्या है?
नर्मदा तापी की उपशाखा। देखिए कुछ हवाएं टोपोग्राफी की वजह से, टोपोग्राफी यानी जो हमारा उच्चावच बना हुआ है, जो हमारे यहाँ पर्वत पठार मैदान ये सब बने हुए हैं, उसकी वजह से कुछ हवाएं क्या होती हैं, इस ऊंचे घाट की वजह से मुड़ जाती हैं इस तरीके से और पर्वत को रगड़ते हुए चलती हैं। देखिए आपको पता है कि कोरियालिस फोर्स जो है, जो फेरल का नियम है, वो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं तो अपने दाहिने तरफ मुड़ेंगी, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेंगी, इस तरफ चलना चाहिए। लेकिन ये हवाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? इसको टोपोग्राफी कंट्रोल करता है, यानी पर्वत कंट्रोल कर रहा है। पर्वत की ऊंचाई की वजह से हवाएं रगड़ करके इसके सहारे सहारे चलती हैं। तो उसी में से कुछ हवाएं जो हैं इन जो घाट हैं उनमें मुड़ जाती हैं और कुछ हवाएं जो हैं वर्षा करती हुई चलती हैं। इसके सहारे ऊंचे भी तो जाएंगी तो वर्षा भी करती चलती हैं और आगे जहाँ भी गैप मिल जाएगा, तो आगे आपको गैप मिल रहा है तापी और नर्मदा की घाटी, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं इधर मुड़ जाती हैं। कहाँ? तापी और नर्मदा की घाटियों में। तो अगली जो हमारी ब्रांच है, उपशाखा है, वो है तापी नर्मदा उपशाखा। ये कैसे वर्षा करती है, कहाँ तक वर्षा करती है? देखिए लिखिए इसके विषय में कि जो मानसून की हवाएं, अरब सागर मानसून और अरब सागर शाखा की जो हवाएं तापी नदी और नर्मदा नदी की घाटियों में प्रवेश करके वर्षा करती हैं, उनको तापी नर्मदा उपशाखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तापी नर्मदा की उपशाखा है, ये कितनी वर्षा करती है? ये लगभग 150 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे महादेव और धूपगढ़ जैसी चोटियाँ हैं, तो उन चोटियों से टकरा करके ये 150 सेंटीमीटर इन घाटियों में वर्षा करती है। महादेव, धूपगढ़, ये चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ हैं। और कितनी वर्षा करती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा इन घाटियों में होती है। और सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के जो उत्तर तरफ वाली ढाल है, यानी सतपुड़ा आपका यहाँ पे है और ये आपका है विंध्यन, तो सतपुड़ा के ढाल पर अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं अपनी दाहिनी तरफ मुड़ने की कोशिश करती हैं, तो इसी वजह से जो है सतपुड़ा तरफ ज़्यादा वर्षा होती है। तो तापी और नर्मदा की उपशाखाएं जो है ये कितनी वर्षा करती हैं? 150 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं। अब ये जैसे तापी और नर्मदा में जो हवाएं घुस गई हैं, अंदर तक जा रही हैं, ये यहाँ आगे जा कर के मिर्ज़ापुर, यूपी मिर्ज़ापुर तक वर्षा करती हैं। यहाँ मिर्ज़ापुर तक जाके वर्षा करती, मिर्ज़ापुर तक पहुँच नहीं पाती है। मिर्ज़ापुर सूखा इलाका है, इधर से भी हवाएं मिर्ज़ापुर तक कम पहुंच पाती हैं और अरब सागर की हवाएं भी यहां तक कम पहुंच पाती हैं। तो ये सूखा इलाका है, ये बीच में है। कुछ हवाएं यहां पर आ जाएंगी, अभी हम इधर से जब शाखाओं को पढ़ेंगे तो सोन नदी के सहारे कुछ हवाएं आएंगी जो यहां पर वर्षा करेंगी। तो इस तरीके से जो है तापी और नर्मदा नदी की घाटी की उपशाखा वर्षा करती है। इसके बाद जो गुजरात के मैदान की उपशाखा है, वो देखिए किस प्रकार से वर्षा करती है। अगली जो हेडिंग है वो लिखे गुजरात मैदान की उपशाखा। तीसरी है गुजरात मैदान उपशाखा। देखिए अब जो हवाएं यहाँ गुजरात के मैदान में आकर के टकराती हैं, तो क्या यहाँ कोई पर्वत है? बिल्कुल है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जो विंध्य रेंज, ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के ही भाग हैं जो गुजरात में स्थित हैं। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये विंध्य जो रेंज है उसी का आगे भाग हैं। तो इन पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ गुजरात के मैदानी भाग में वर्षा होगी।
तो आप इसमें लिखें गुजरात मैदान उपशाखा। गुजरात के मैदान में जो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है, वर्षा करती है, उसे गुजरात मैदान उपशाखा के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ तक तो ये हो गई आपकी पश्चिमी घाट शाखा, और ये जो दो नदी में प्रवेश की ये हो गई तापी नदी उपशाखा, और ये गुजरात के मैदान वाली, यानी 1, 2 और 3 तीनों ये शाखाएं अरब सागर की हैं। तो गुजरात मैदान की उपशाखा गुजरात के पहाड़ियों से टकरा करके, ये पहाड़ियाँ विंध्य रेंज के ही अंश हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं लिख लीजिए 1-2, जैसे गिर पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, इनसे टकरा करके वर्षा करती हैं, और लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है यहाँ होती है। लेकिन देखिए ये पहाड़ियाँ पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जैसे गिरनार आदि, तो ये है पूरब से पश्चिम दिशा। देखिए विंध्य रेंज जो पूरब से पश्चिम है इस तरीके से, उसी का आगे एक्सटेंशन है, तो ये पूरब से पश्चिम है, इसीलिए ये हवाओं को अवरोध के रूप में रोक लेंगी और इससे हवा ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा और वर्षा होगी। तो ये गिर और गिरनार जैसी पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात में, ये पूरब से पश्चिम की तरफ फैली हैं, इसीलिए ये हवाओं को मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं। और जब कभी हवा के मार्ग में अवरोध होगा तो हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी फैलाव की वजह से, और ऊपर टेम्परेचर कम पड़ेगा तो कंडेंसेशन होगा और वर्षा होगी। तो देखिए अरब सागर की जो शाखा है वो यहाँ मालाबार जो तट है, यहाँ जो केरल का तट है, केरल से लेकर के और यहाँ गुजरात तक पूरा ये जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ वर्षा कर रही हैं। पश्चिमी घाट को पार करके बहुत कम मात्रा में वर्षा कर रही हैं, और यहाँ पर गिर और गिरनार जैसी पहाड़ियों को पार करके जब उत्तर की तरफ हवाएं जाती हैं तो यहाँ से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, और सूखे क्षेत्र जैसे सुरेंद्र नगर वगैरह जो क्षेत्र हैं वो सूखे क्षेत्र शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ लिखिए कि इन पहाड़ियों को पार करके हवाएं जब उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो इनके मार्ग में कोई अवरोध न होने की वजह से आगे वर्षा की मात्रा बहुत न्यून हो जाती है। इसीलिए आगे का क्षेत्र गुजरात का और फिर राजस्थान का क्षेत्र जो है वो सब शुष्क क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। आगे लिखें कि ये हवाएं पार करके पर्वत को और कच्छ के रण को पार करती हुई आगे बढ़ती हैं, और आगे यहाँ पर स्थित है आरावली लिखते जाएं। आगे आरावली रेंज स्थित है, जिसमें आरावली के दक्षिणी भाग में ही एक शिखर है जिसको कहते हैं गुरु शिखर। यानी गुरु शिखर जो पर्वत है, गुरु शिखर जो चोटी है आरावली की, उससे टकरा करके आरावली के दक्षिणी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं। यानी कि ये गुजरात के मैदान की उपशाखा आरावली पर्वत के दक्षिणी भाग में गुरु शिखर पर्वत से टकरा करके यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा करती है। कितनी? 150। गुरु शिखर 150 सेंटीमीटर वर्षा, लेकिन ये आरावली के दक्षिणी भाग तक ही सीमित है, दक्षिण पश्चिम तरफ। आरावली के जो इधर पूरब का क्षेत्र है ये एरिया जो है वर्षा नहीं ज़्यादा प्राप्त करता है, तो ये उतना वर्षा नहीं प्राप्त करता है। सिर्फ दक्षिण में ही यहाँ पर गुरु शिखर के वजह से यहीं पर वर्षा होती है, और इसके आगे वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती वर्षा? क्योंकि आरावली जो है, आरावली की दिशा और गुजरात मैदान की उपशाखा की हवाओं की दिशा समांतर है। आरावली के समांतर ये हवाएं बहती हैं, आरावली पर्वत के समांतर ही ये हवाएं बहती हैं। देखिए इसी तरह से हवा जा रही है ये, तो जिस तरफ पर्वत है उसी तरीके से हवा जा रही है। तो हवा सिर्फ यहीं पर
चोटी से टकराई और यहाँ पर तो 150 सेंटीमीटर वर्षा कर दिया, लेकिन आगे इसको टकराने का कोई अवसर नहीं है। इस वजह से अरावली के समांतर ये हवाएं बहती हुई आगे निकल जाती हैं और मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होने की वजह से वर्षा नहीं कर पाती हैं। इसीलिए राजस्थान का जो ये क्षेत्र है ये सब वर्षा बहुत कम प्राप्त करता है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली, अगर ये अरावली की दिशा कहीं पूरब से पश्चिम होती, इस तरीके से होता, तो ये सारी हवा को रोक लेता और खूब सारी वर्षा होती। लेकिन इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है लगभग, तो हवाओं के जैसे हवाएं चल रही हैं दक्षिण पूर्व, वैसे ही वो अरावली भी उसी तरीके से दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम से हवाएं चल रही हैं, वैसे ही दक्षिण पश्चिम दिशा से वो समांतर अरावली पर्वत भी पड़ जाता है। तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। समझ गए इसको? क्योंकि ये हवा को रोक नहीं पाता है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये हवाएं जो आगे बढ़ गई, ये आगे क्या करेंगी? ये हवाएं आगे कुछ नमी प्राप्त कर लेती हैं। अगला पॉइंट लिखें कि ये हवाएं आगे कुछ नमी प्राप्त कर लेती हैं। ये नमी उसे, यहाँ पे इंदिरा कैनाल है, इंदिरा कैनाल में उपस्थित अत्यधिक जल से और यहाँ पर सिंचाई की गई खेती है, जो कृषि है जिसमें बहुत सारी सिंचाई की जाती है, उससे ये पुनः कुछ नमी प्राप्त कर लेती हैं। कुछ नमी यहाँ कच्छ से प्राप्त किया, कुछ नमी जा कर के यहाँ इंदिरा कैनाल जो है उससे प्राप्त कर लिया, जो इंदिरा गांधी नहर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंचाई भी बहुत सारी हो रही है अब, तो उससे भी कुछ नमी प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, इसलिए हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं। और ये जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, वह बहुत ही गर्म क्षेत्र है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर उत्पन्न होता है। यहाँ की हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो ये हवाएं भी ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। लेकिन इनमें अब ऊपर जा रही तो संघनन हो सकता है, लेकिन संघनन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है जो इन हवाओं को नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। हमने आपको बताया था कि हवा जितना गर्म हो जाएगी वह उतना ज़्यादा नमी को धारित कर सकती है, यानी कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वह बढ़ जाती है। वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी 100 पे पहुंच ही नहीं पाती है, संघनन नहीं हो पाता है, नमी को धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो इस वजह से ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। फिर आगे ये हवाएं बढ़ती हैं और पहुंच जाती हैं आपके हिमाचल प्रदेश तक। तो ये हिमाचल के पहाड़ियों में जा कर के टकरा करके वर्षा करती हैं, यानी जब यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तब ये हवाएं वर्षा करती हैं। ये सब हिमालय है और ये देखिए बेंड होके इधर पहाड़ियाँ हो गई, ये इस तरीके से मुड़ गया ना, ये सिंटैक्सियल बेंड है, यहाँ पे मुड़ गया ऐसे। तो हिमाचल प्रदेश में जाकर के टकरा के ये कुछ वर्षा करती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बादल फटने की भी क्रियाएं हो जाएंगी। कैसे? हालांकि इसके पास बहुत कम नमी है, लेकिन अभी यहाँ से बंगाल की खाड़ी से एक जो शाखा जा रही है, वो हवाएं भी हिमालय के टोपोग्राफी की वजह से हिमालय के किनारे किनारे होती हुई वहाँ जा कर के अरब सागर की शाखा से टकरा जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होगी और बादल फटने की भी क्रियाएं होंगी, क्योंकि दोनों तरफ की मानसूनी हवाएं टकरा करके यहाँ पे खूब घुमड़ घुमड़ के वर्षा करती हैं। तो ये तीनों अरब सागर की शाखा की तीनों उपशाखा को आपने समझ लिया। लेकिन आप देखिए ये लगभग यही एरिया बनता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं कर पा रहा है। ये इस तरीके से एक लाइन वाटर डिवाइड बनता चला जा रहा है। इधर का एरिया ही अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, इधर का जितना भी ये एरिया है ये सब बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त करेगा। तो कौन सा एरिया ज़्यादा है? जो इसके हिस्से में आएगा। इसीलिए बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसी से भारत में मुख्य रूप से ज़्यादा क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इधर कोई शंका? इधर आप सब कुछ समझ गए किस प्रकार से वर्षा करती है। राजस्थान में
वर्षा न होने की वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे दो कारण हैं, सिर्फ अरावली एक कारण नहीं है। पहला कारण तो यह है कि राजस्थान में कोई भी इस मानसूनी हवा को रोकने के लिए, यानी गुजरात मैदान से जो उपशाखा प्रवेश की है वो सीधे जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है। अरावली पर्वत एक अवरोध के रूप में है, लेकिन वो उसकी दिशा और हवा की दिशा एक ही है, तो वो ज़्यादा मात्रा में हवा को रोक ही नहीं पाता है। सिर्फ गुरुशिखर का जो क्षेत्र है वहीं तक 150 सेंटीमीटर की वर्षा हो पाती है, क्योंकि वो ऊंचाई है, वहाँ टकरा करके वर्षा होती है उस क्षेत्र में, बाकी सब वर्षा रहित हो जाता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा, जो थार का मरुस्थल का क्षेत्र है ये अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, जो हवाओं को ऊपर की तरफ ढकेलता है और हवा को गर्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी नमी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो कंडेंसेशन प्राप्त नहीं कर पाती, यानी कि कंडेंसेशन हो ही नहीं पाता है, इस वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। तो बहुत न्यून वर्षा होती है, इसलिए ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो अरब सागर की शाखा हिमाचल प्रदेश तक पहुंचती है जा कर के, यहाँ वेट कर रही हैं। अब इधर से जब हवा आएंगी तो टकरा के यहाँ पे वर्षा होगी, बादल फटने की क्रियाएं होंगी। तो ये हो गई आपकी अरब सागर की शाखा। अब दूसरी हेडिंग डालिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लिखिए, मानसून की जो हवाएं बंगाल की खाड़ी पर से होकर गुजरती हैं, नमी धारण करती हैं और भारत में वर्षा करती हैं, उन्हें बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है। अब ये जो शाखा है वह भारत के अधिकांश क्षेत्र पर वर्षा करती है और यह शाखा चक्रवाती वर्षा करती है। ये चूँकि पूर्वी तट है, जैसे जैसे ITCZ ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे ये हवाएं भी ऊपर बढ़ती हैं और ऊपर से आने वाली, उत्तर तरफ से आने वाली ट्रेड विंड से टकरा करके यहाँ पे चक्रवात का निर्माण होता है, मानसूनी चक्रवात बनते हैं यहाँ पर। इन चक्रवातों को बनाने में मानसून का योगदान है। तो पूर्वी तट पे बनते हैं चक्रवात और यहाँ पे वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा भी होती है, पर्वतीय वर्षा भी होती है। और इधर जो है अधिकांश पर्वतीय वर्षा होती है, इधर चक्रवात नहीं बनते हैं, चक्रवाती वर्षा नहीं होती है। चक्रवात इधर ही क्यों बनते हैं, हमने चक्रवात वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, वो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, चक्रवात पूर्वी जो है तटों पे क्यों बनते हैं। तो इधर चक्रवात बनते हैं, इन चक्रवातों को बनाने में मानसूनी हवाओं का योगदान है। तो वर्षा ये भी मानसून की वजह से हो रही, लेकिन इसका क्रेडिट कुछ मात्रा में चक्रवातों को भी जाता है और कुछ पर्वतों से टकरा के सीधे ही वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा भी होती है। तो लिखें, पहला पॉइंट लिखें, ये तो लिख लें, आगे लिखें कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे तमिलनाडु का जो तट है वो वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। पहला पॉइंट ये लिखें कि तमिलनाडु का तट जो है वह वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है? क्योंकि हवाएं मुड़ करके तमिलनाडु के तट से नहीं टकरा पाती हैं संवेग संरक्षण नियम की वजह से। यानी तुरंत हवाएं यहाँ से ऐसे गुजरी इस तरीके से, तो हवाएं तो हमेशा दाहिनी तरफ जाना चाहेंगी ना इस तरीके से, तो इतनी जल्दी तुरंत इनको इतना बल नहीं मिल पाता है कि ये ऐसे मुड़ करके तमिलनाडु में वर्षा करने लगें। मुड़ने में, चक्रवात बनने में कुछ वक्त लगता है, तब तक जो है तमिलनाडु का जो तट है वह पार हो जाता है। यानी हवाएं यहाँ जा कर के धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ना शुरू हो जाती हैं। मुड़ने की दो वजह हैं, एक तो चक्रवात जो है, चक्रवात के चलने की दिशा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ रहती है, तो चक्रवात इधर बढ़ रहे हैं तट की तरफ। दूसरा, यहाँ पे लो प्रेशर है जो हवाओं को इधर की तरफ ही खींच रहा है। हवाएं तो ऐसे जानी चाहिए, नियम तो यही कहता है कि हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट है जो हवाओं को बेंड कर देता है, इधर मुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। और ये चक्रवात जो बनते हैं वो भी पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं और ये यहाँ नदी घाटियों में प्रवेश करके आगे क्षेत्र तक वर्षा करते हैं। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर पड़ेंगी? तो देखिए, यहाँ पे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और दामोदर।
तो एक नदी जैसे ये हो गई कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और दामोदर। ये हो गई कावेरी। यहाँ कावेरी ताल है। कृष्णा बताएं कहाँ से निकलती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर। तो ये कौन सी शाखा की बात हो रही है? ये शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इसकी कौन सी उपशाखा है? पूर्वी तटीय प्रदेश शाखा। पूर्वी तटीय प्रदेश शाखा। तो जो पूर्वी तटीय प्रदेश शाखा है यह पूर्वी तट, पूर्वी घाट पर्वत कटा फटा है, यानी लगातार नहीं है। इधर कम गैप हैं, इधर बहुत ज़्यादा गैप हैं। क्यों? क्योंकि इधर बहुत सारी नदियां हैं जो बहुत दूर से आकर के इस पर्वत को काट दी हैं। तो ये तो एक प्रकार से हवा के लिए तो एक मार्ग बन गया ना, हवाओं के लिए। इनको विंड गैप कहा जाता है। ये भी विंड गैप है, और विंड गैप है तो इसमें रास्ते भी हैं। तो ये हवाओं के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। तो ये चक्रवाती हवाएं जो हैं वो कावेरी नदी की घाटी, कृष्णा नदी की घाटी, गोदावरी, महानदी और दामोदर नदी की घाटियों में प्रवेश करते हैं। और इन नदी घाटियों में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करते हैं। कितनी करते हैं? 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करते हैं। अब देखिए, ये जो कावेरी नदी की घाटी है ये कावेरी ताल तक जाएगी। यहाँ क्या है? यहाँ है कावेरी ताल। और इधर से भी देखिए हवाएं जा रही हैं, इधर से भी तो हवाएं, हमने बताया ना, अरब सागर की शाखा भी इन विंड गैप से पार करके पर्वत को पार कर रही है। और इधर से हवाएं ये पर्वत को पार कर रही हैं। तो अगर कहीं पे टकराहट होगी तो वहाँ पर बहुत भयंकर वर्षा होगी, बादल फटने की क्रियाएं होंगी, क्लाउड बर्स्ट होंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्र में यहाँ टकराहट हो सकती है। कृष्णा नदी की घाटी में जो आ रही है उसकी टकराहट हो सकती है आकर के आपकी महाबलेश्वर के पास में। और जो गोदावरी है वो धूपगढ़ के पास में जाकर के टकराहट हो सकती है। ये गोदावरी से जो हवाएं, देखिए जो कृष्णा से इधर से हवाएं प्रवेश की, ये महाबलेश्वर के पास में जाकर के टकरा सकती हैं। महाबलेश्वर के पास जो गोदावरी की तरफ से जो शाखाएं प्रवेश कर रही हैं वो यहाँ धूपगढ़ पर्वत के आसपास जाकर के यहाँ टकरा सकती हैं इधर वाली हवाओं से। और इधर महानदी के क्षेत्र में जो हवाएं प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे काफ़ी हैं पहाड़ियाँ। महानदी की घाटी के आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये सारे पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा, जगह भी नहीं है। लेकिन आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट सभी नोट करने हैं, अदरवाइज़ आप लिखेंगे क्या। तो हमने बताया कि ये सब पॉइंट लिखते जाइएगा कि ये जो विभिन्न नदी घाटियों में जा करके बंगाल की खाड़ी की उपशाखा प्रवेश करती है, तो यदि किसी स्थान पर यह अरब सागर की शाखा के हवाओं से टकराती है तो वहाँ पर बहुत भारी वर्षाएं करती है। महानदी की घाटी में जो चक्रवात प्रवेश करते हैं, साइक्लोन प्रवेश करते हैं, उनमें बहुत वर्षा करती हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो इसमें अत्यधिक वर्षा होती है। और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ये चक्रवात बनता है, इसीलिए इसे सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाता है। महानदी की घाटी में सुपर साइक्लोनिक वर्षा होती जा करके क्या बनते हैं? सुपर साइक्लोन। तो अब दामोदर नदी की घाटी में भी हवाएं प्रवेश करती हैं और खूब वर्षा करती हैं 150 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर भी आपने देखा दामोदर नदी घाटी परियोजना है जिसमें बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, वो सब वर्षा प्राप्त करते हैं। महानदी की घाटी में जो वर्षा होती है, खूब सारी पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहाँ, तो छत्तीसगढ़ में खूब सारी वर्षा होती है। और छत्तीसगढ़ में चावल की खूब खेती की जाती है, धान का कटोरा कहा जाता है उसे, खूब चावल पैदा किया जाता है यहाँ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। तो
महानदी की घाटी में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है इनमें सब में। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर इत्यादि नदी घाटियों में ये हवाएं प्रवेश करके वर्षा करती हैं। अब इसके बाद में दूसरी उपशाखा जो है वो है पूर्वोत्तर उपशाखा, यानी कि इस बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो है वो पूर्वोत्तर की तरफ पहुंचती है यहाँ। तो यहाँ पे किस प्रकार से वर्षा करेगी, तो देखिए यहाँ पे तो जो बांग्लादेश पड़ जाएगा, पहले तो बांग्लादेश पड़ेगा, दूसरा देश है, उसकी बात कर लें ज़रा। क्या वहाँ पे वर्षा है, कोई अवरोध है? तो ये तो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ऊंचे पर्वत ऐसे नहीं है जो हवाओं को रोक सके, इसलिए यहाँ पर सीधे कोई वर्षा नहीं होती है। लेकिन यहाँ बाढ़ और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करता है, क्योंकि आगे यहाँ पर मेघालय में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती जा करके, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो वर्षा होती है वो सारी नदियाँ बांग्लादेश की तरफ ही आती हैं। मुख्य रूप से तो ब्रह्मपुत्र भी आती है, ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियाँ और इत्यादि, और इधर से गंगा। तो सारा पानी तो बांग्लादेश में आके भर जाता है, बहुत बाढ़ आ जाती है। कुछ वर्षा होती है जब हिमालय से टकरा करके हवाएं इतनी ज़्यादा दबाव बनाती है कि पीछे की तरफ आने लगती हवाएं, तब कुछ वर्षा होती है, लेकिन सीधे डायरेक्ट कोई वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियों के बीच में ये हवाएं फंस करके, कौन सी, ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में फंस करके यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती हैं। सर्वाधिक वर्षा मेघालय में मासिनराम, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। तो ये जो पूर्वोत्तर की शाखा, ये जो प्रवेश की, ये गारो, खासी, जयंतिया जो पूर्वोत्तर में पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य में फंस करके यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। इसके बाद सूरमा घाटी है, वहाँ पर वर्षा करती हैं 200 सेंटीमीटर तक। इसके बाद में सूरमा घाटी यहीं पर है। सूरमा घाटी, यहाँ पर तो बहुत वर्षा हो गई, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं। ये सब 150 सेंटीमीटर वर्षा कर रही हैं। तो सूरमा घाटी में 200 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। अब देखिए ये हिमालय जो है वो हिमालय आकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बाद में वेंड हो जाता है, मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ। इसको सिंटैक्सियल वेंड कहा जाता है। सिंटैक्सियल बेंड, एक चाप की तरह इस तरीके से आके ऐसे मुड़ गया नीचे की तरफ। तो ये क्या बन गया, एक अवरोध बन गया। इस अवरोध की वजह से यहाँ पर हवाएं, मानसूनी हवाएं जो हैं वो फंस जाती हैं, यहाँ पर फंस जाती, ना इधर जा सकती ना ऊपर जा सकती, और यहाँ पे हवाएं भरने लगती हैं तो खूब ज़्यादा वर्षा करती है। इसीलिए यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं आने लगती हैं। और टोपोग्राफी की वजह से अब यहाँ पे हवाओं को कंट्रोल करता है हिमालय, और इन हवाओं को मोड़ देता है पश्चिम की तरफ। इस तरीके से ये हवाएं मुड़ जाती हैं। तो ये हवाओं की दिशा तो उल्टा हो गई, हवाएं तो इधर को चलनी चाहिए, लेकिन ये हवाएं तो इधर को चलने लगी। क्यों? क्योंकि हिमालय के सिंटैक्सियल बेंड की वजह से जो अरुणाचल प्रदेश में जा करके अचानक से हिमालय जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है पूर्वोत्तर पहाड़ियों के रूप में, अराकानयोमा। तो इसकी वजह से हवाएं यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इतना कि ये जो टोपोग्राफी यानी हिमालय की स्थिति है ये हवाओं को दिशा प्रदान कर देता है। क्योंकि उस पार जाने में बहुत ऊंचाई पर जाएंगी तो खूब वर्षा होगी, और इतनी ज़्यादा मात्रा में हवा आ रही है कि सारी हवा पार तो कर नहीं जाएगी, फिर मुड़ने लगती इधर की तरफ हवा, और ये हवा हिमालय के सहारे हिमालय में टकराती हुई वर्षा करती हुई बढ़ती है उत्तर पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पे वर्षा आपके वेस्ट बंगाल में, देखिए वेस्ट बंगाल से वर्षा शुरू होगी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली तक वर्षा जाएगी। तो वेस्ट बंगाल में 150 से 200 वर्षा होती है यहाँ पर
वर्षा की मात्रा देखिए, वेस्ट बंगाल तो 150 से 200 सेंटीमीटर, फिर बिहार 150 सेंटीमीटर, फिर यूपी 100 सेंटीमीटर, फिर दिल्ली 60 सेंटीमीटर। तो ये वर्षा की मात्रा देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ जब बढ़ रहे हैं उत्तर भारत के मैदान में, तो वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नमी की मात्रा भी तो कम होती जा रही है। ये हवाएं जितनी नमी धारण करके जा रही है वो बरसती जा रही है, तो नमी की मात्रा में कमी आती जाती है और धीरे धीरे वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। और यहीं से एक सोन नदी है जो यहाँ इधर आई है, सोन नदी। तो सोन नदी की घाटी के सहारे कुछ हवाएं क्षेत्रीय कारक की वजह से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं और सोन नदी की घाटी में वर्षा करती हैं। तो सोन नदी यहीं पर है, सोन नदी की घाटी में वर्षा हो जाती है इसी तरीके से। और यहाँ पर देखिए, इधर से कुछ हवाएं, एक उधर और पॉइंट लिख लीजिएगा जो अरब सागर की शाखा में पड़ रहे थे, गुजरात के मैदान वाला, उसमें एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, छूट गया है। उसमें कुछ हवाएं माही नदी से प्रवेश करके यहाँ चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र है, वहाँ तक आ जाती हैं और चंबल नदी की घाटी और माही नदी में यहाँ कुछ वर्षा करती हैं। और आगे ये जो बंगाल की खाड़ी से टकरा करके यहाँ कुछ वर्षा होती है, जो आपके बुंदेलखंड रीजन में कुछ मात्रा में वर्षा प्राप्त करती हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती वहाँ पे, क्योंकि हवाओं में वहाँ तक नमी नहीं रह जाती है। बुंदेलखंड इसीलिए पानी की कमी को झेलता है, यहाँ पे वर्षा कम हो पाती है। अब दिल्ली में 60 सेंटीमीटर तक वर्षा रह गई, यूपी में 100, बिहार में 150, वेस्ट बंगाल में 200 तक वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और ये हवाएं हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में शिवालिक क्षेत्र में जाके टकराती हैं। इधर जो अरब सागर की शाखा थी, गुजरात मैदान वाली शाखा से, और इसने नमी प्राप्त कर ली थी यहाँ कच्छ के रण से और कुछ इंदिरा नहर से, कुछ सिंचाई से। और इधर जो है ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये भी कुछ नमी यहाँ दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ सिंचाई होती है, तो यहाँ से कुछ नमी फिर प्राप्त कर लेती है और फिर ये शिवालिक पे जाके टकराती है, तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने की संभावना रहती है, यानी वर्षा होती है दोनों शाखाओं के टकराने की वजह से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उसके दो पार्ट हैं, यानी दो शाखाएं हैं। एक पूर्वी तटीय प्रदेश जो चक्रवात के रूप में विभिन्न नदी घाटियों में, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर की घाटियों में प्रवेश करके 150 सेंटीमीटर तक चक्रवाती वर्षा करती है। और इन पहाड़ियों से टकरा करके भी पर्वतीय वर्षा होती है तटीय प्रदेशों में। और इसकी एक शाखा, पश्चिमोत्तर शाखा, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में जाके इस पर्वतों के बीच में ये हवा फंस जाती है और ये जल्दी निकल नहीं पाती, इस वजह से इसी में घूम घूम करके विश्व की सर्वाधिक वर्षा करती है यहाँ पे मानसीराम में। और फिर आगे सूरमा की घाटी में 200 सेंटीमीटर वर्षा करती हुई फिर ये हिमालय के मोड़ की वजह से नियंत्रित होकर के उत्तर पश्चिम भारत की तरफ रवाना हो जाती है और वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में वर्षा करती हुई दिल्ली, हरियाणा और यहाँ वर्षा करती हुई जब ये अरब सागर की शाखा से टकराती है तो क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये है वर्षा का वितरण। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बंगाल की खाड़ी है वो ज़्यादा क्षेत्र में वर्षा कर रही है। तो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा ये गंदा सा चित्र बन गया, लेकिन आप अगर पेन से बनाएंगे, ये काफ़ी मोटा चलता है पेन, तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो बारीक चीज़ें हैं वो नोट भी कर सकेंगे और इसे अच्छे से आप डिफ़ाइन भी कर लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो इस तरीके से दोनों शाखाएं वर्षा करती हैं। तो आशा ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मानसून का रिट्रीट कैसे होता है, यानी उतरता हुआ मानसून या शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्व मानसून जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से वर्षा करता है या नहीं करता है,
नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, तमिलनाडु में करता है वर्षा तो कैसे करता है। देखिए, तमिलनाडु को वर्षा नहीं प्राप्त हुई इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से, लेकिन जब उतरता हुआ मानसून वापस आएगा तब इसको वर्षा प्राप्त हो जाएगी शीतकाल में, ठंडक के महीने में। तो फ्रेंड्स, आशा है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।